बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे कौमी असम्बली में जो आज शदीद किस्म की हंगामा आराई हुई है और अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने जो तूफ़ान बदतमीज़ी आज बपा किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। रज़ा रबानी ने आज इस्तीफ़ा मांग लिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, आरिफ अलवी साहब से। वो क्यों मांगा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आसिफ जरदारी की सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश की आज दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसका भी ज़रूर तस्करा करेंगे। और आखिर पर हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें आज समाअत हुई है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, उसकी डिटेल भी मैं मुख्तसरन आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज कौमी असम्बली में, जहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ, उसके अलावा सेनेटर रज़ा रबानी है, उन्होंने अलग से तकरीर की है और असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ ने तकरीर की है। और आगा रफ़ीउल्लाह, जो कि मेंबर है पार्लियामेंट के और मेंबर है नेशनल असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके बारे में पहले भी कई दफ़ा ये ज़िक्र हुआ है कि वो बड़े ही बदतमीज़ हैं और वो नेशनल असम्बली में ऐवान में वो बदतमीज़ी करते हैं और अक्सर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के साथ उनकी तलख़ कलामी होती रहती है। और आज जब उन्होंने तलख़ कलामी की है, आज जो उन्होंने गलत किस्म के जुमले इस्तेमाल किए हैं, आज जो उन्होंने कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर है उनके बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो कासिम सूरी ने आज उनकी क्लास लगा दी है। और कासिम सूरी ने कहा कि बहुत दफ़ा आपको हम माफ़ कर चुके हैं, बहुत दफ़ा आपकी बदतमीज़ी हम सह चुके हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है और आप जिस तरीके से ऐवान में गालम गलूच करते हैं, अब मज़ीद उसकी मुआफ़ी नहीं होगी। साथ कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ने यह भी कहा है कि आप जिस एजेंडे पे हैं, आप जिन लोगों को खुश करने के लिए गालम गलूच करते हैं, जिन लोगों को खुश करने के लिए और जहाँ हाज़िरी लगवाने के लिए आप ये सारे मामलात को देखते हैं, तो मैं उसके ऊपर जो ऐवान है उसमें जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा और आपको एक दफ़ा ऐवान से बाहर जाना पड़ेगा, ये आपके लिए सज़ा है। और जब तक ऐवान में कार्रवाई चलती है तब तक आप वापस नहीं आ सकते। इतने में मोहम्मद अली, जो कि मेंबर हैं पार्लियामेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रूल्स को पढ़ के सुनाया और उन्होंने ये कहा कि स्पीकर किसी भी शख्स को, वो शख्स जो को गैर कानूनी काम करता है, गैर जमहूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या वो बदतमीज़ी करता है तो उसको निकाल सकता है। और वो रूल्स पढ़ने के बाद उनको बाहर जाने के लिए जब ये हुक्म लिखवा दिया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, तो राजा परवेज़ अशरफ खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि हम माजरत करते हैं और आप अपनी जो रूलिंग्स है इसको वापस लें। कासिम सूरी ने कहा कि मैं अपनी रूलिंग्स वापस नहीं लूँगा, आगा रफ़ीउल्लाह को एक दफ़ा बाहर जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत दफ़ा बर्दाश्त कर चुका हूँ, मैंने बहुत दफ़ा माफ़ी दी है, मैंने बहुत दफ़ा इग्नोर किया है, लेकिन मामला दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहा है, इसलिए अब इनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। और वो गालम गलूच करते बाहर चले गए। 3 मिनट तक वो बाहर रहे और 3 मिनट के बाद वो वापस आए और उन्होंने आके जो कार्रवाई है ऐवान की उसका हिस्सा बने। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आप लोग बेसिकली जो पीडीएम से खौफज़दा हैं और खौफ की वजह से आप हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये कोई जमहूरियत पसंदी नहीं है। जमहूरियत में आप बात कर सकते हैं, आपको बात करने की इजाज़त होती है, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, जो ऐवान से हमें निकाला जा रहा है, ये इंतहाई गलत है। और फिर शेम शेम के नारे लगे, फिर वहाँ पे उन्होंने हल्लरबाजी की। तो कासिम सूरी ने कहा कि जमहूरियत ये कहती है कि आप बात करें लेकिन अखलाकियात का दामन न छोड़ें, नान पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल न करें, गैर जमहूरी ज़ुबान इस्तेमाल न करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि आप किसी ख़ास एजेंडे की खिदमत कर रहे हैं। साथ ही रज़ा रबानी ने आज एक नया शोशा छोड़ा है और उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो काजी फैज़ ईसा का खारिज हुआ है, वो रेफरेंस बहुत ज़्यादा अहम है। और उसमें जो ये कहा गया है कि गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से ये रेफरेंस फाइल किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि 10 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला है और उस फैसले की बुनियाद पर अब आरिफ अलवी को घर जाना चाहिए और आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ मुआवजे की तहरीक हम पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, इम्पीचमेंट की तहरीक पार्लियामेंट में लेके आएंगे। ये उन्होंने आरिफ अलवी साहब के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। आरिफ अलवी जो कि एक बड़े ही जेंटलमैन टाइप आदमी हैं और उनके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट की धमकी देना रज़ा रबानी को
और रज़ा दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़रदारी ख़ानदान का ख़ास मतम नज़र है, उनके अपने एक मकासद हैं, वो अपने एनआरओ के चक्कर में हैं। और यही वजह है कि जब उनके डॉन हैं आसिफ ज़रदारी, वो एहतसाब अदालतों से ज़लील हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? वो यही कर सकते हैं कि वो रोना भी रोएंगे, वो भीख भी मांगेंगे और वो हर तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने इम्पीचमेंट का एक आज धमकी लगाई है। इससे बढ़ के एक और मामला हो गया है, नू लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल करवाई है और उसमें मौक़िफ़ ये लिया गया है कि आई.जी. सिंध को अगवा करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। सुप्रीम कोर्ट पहली चीज़ तो ये है कि ये देखे कि किसने अगवा किया है और किसने ज़बरदस्ती कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ़्तार करवाया है। अगर इदारे मुलव्वस हैं तो उनका नाम आना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ये कहा कि रेंजर्स का और बाकी इदारों का सिंध पुलिस के मामलात में दखल अंदाज़ी करना या सिंध हुकूमत के मामलात में दखल अंदाज़ी करना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये 10 लोग हैं जिनकी तरफ से ये पिटिशन फाइल की गई है। इसमें यह कहा गया है कि ना सिर्फ एक कमीशन मुकर्रर करे, सुप्रीम कोर्ट अदालती कमीशन हो जो सारे मामले के ऊपर इंक्वायर करे, सारे मामले को देखे और जो इसमें गिल्टी है, जो इदारा गिल्टी है, उनकी हदूद व क़यूद के मुताबिक और उनके कवानीन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि कोई भी इदारा किसी भी सिविलियन इदारे के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं रखता। और ये जो दिन दिहाड़े एक सूबे के आई.जी. को अगवा किया गया है और अगवा करके उनको गिरफ़्तार करके उनसे गैर कानूनी काम करवाया गया है, ये काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। अब आपको याद होगा ये जो अदालती मामला है या अदालती कमीशन मुकर्रर करना है, इसके बारे में नू लीग है ये उनका मौक़िफ़ था या मरियम नवाज़ का ये मौक़िफ़ था। अब जब उनको ये लगा है कि आर्मी और कमर बाजवा साहब इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक करने वाले हैं और उन्होंने जो फैक्ट्स फाइंडिंग की है, वो फैक्ट फाइंडिंग अब ये बता रही है कि इसमें कौन मुलव्वस है, किसने ये ड्रामा किया है, किसने जानबूझ के इन्वॉल्व किया है, किसने इदारों के ऊपर हमला किया है, कौन बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट इदारों के ख़िलाफ़ बोलने लगा है। ये सारे के सारे मामलात के ऊपर अब क्योंकि फाइंडिंग्स आने वाली है, अब ये चाहते हैं कि मामला चला जाए अदालत में और अदालती कमीशन बन जाए और अदालती कमीशन बनने के बाद अब हमारे खिलाफ कार्रवाई से हम बच जाएं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ना तो अदालतें ऐसे मामले पर कॉग्निजेंस लेती हैं और ना ऐसे मामले पर अब आर्मी चीफ से जो कहा गया था, और आर्मी चीफ के इदारे को क्योंकि इन्वॉल्व किया गया था और वो इंडिपेंडेंट है, अपने इदारे के वो हेड है और वो इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं और उस इंक्वायरी को पब्लिक भी कर सकते हैं। वो किसी के पाबंद नहीं है और वो करेंगे और वो इन सारे लोगों के चेहरों को सामने लेके आएंगे जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। आप देख लें, कल मरियम नवाज़ की तरफ से ट्वीट किया गया है, दहशतगर्दी का हमला होता है पेशावर में और उसके ऊपर सियासत की जाती है कि जो लोग कहते हैं कि ये जो नाअहल ख़ान है इसके दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने लगी है। अब ये शुक्र है ये नहीं कहा कि दहशतगर्दी अरूज पे है और शर्म आनी चाहिए इनको बात करते हुए कि इनका और इनके इत्तेहादियों का जो 10 साल जो टिन्योर था उसमें दहशतगर्दी अरूज पर थी और दहशतगर्दी ख़त्म करने में इनका कोई किरदार नहीं है। ये तो दहशतगर्दी के ऊपर पूरी कौम को इकट्ठे ही नहीं कर सके थे, वो भी रहील शरीफ और जो बाकी उलमा कराम थे उन्होंने पूरी कौम को दहशतगर्दी के ऊपर इकट्ठा किया और पूरी कौम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी होगी और फिर ये जंग लड़ी और ज़रबे अज़ब से लेके ज़रबे रद्दुल फ़साद तक ये सारा फ़ौज ने मामला है जो इनका था गंद जो इन्होंने डाला था वो फ़ौज ने साफ़ किया। और ये सारी दुनिया जानती है कि उसामा के साथ किसका तल्लक था, कौन उसामा से पैसे लेता था और कौन उनको प्रमोट करता था और फिर कौन सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं उसके ऊपर मुल्क में मामलात को देखता था। ये सारी दुनिया जानती है। तो अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए मौलाना कहते हैं कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। मौलाना आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं और आप दहशतगर्दों के करीबी दोस्त समझे जाते हैं और आपको बड़ी तकलीफ़ है दहशतगर्दी ख़त्म होने की। और ये जो छोटे मोटे वाक़यात हैं ये अमेरिका जैसे मुल्क में भी हो जाते हैं, ये वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जो आप बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, उसके पीछे ये वर्जी है और इस वर्जी की बुनियाद पर ही आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से देख रहे हैं। तो खुदा का खौफ करें, अपनी सियासत में इस हद तक न गिरें कि आप इदारों के ऊपर हमला करें। अब हम बात कर लेते हैं
रुखसाना रुखसाना बंगिश के हवाले से, जो कि सेक्रेटरी रही हैं आसिफ जरदारी की, और आसिफ जरदारी की बड़ी करीबी समझी जाती हैं। आमदन से ज़्यादा असासाजात की इंक्वायरी उनके खिलाफ जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे गिरफ्तारी से बचाया जाए। अदालत ने 23 नवंबर तक उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रुखसाना बंगिश को यह कहा है कि वो जाए, नैब हुकाम के सामने पेश हूँ, शामिल तफ्तीश हूँ, हर सवाल का जवाब दें, जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स दें, और नैब को यह कहा है कि वो इनको फ़िलहाल गिरफ्तार न करे। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा करप्शन का केस आज समाअत थी जज मोहम्मद आजम खान साहब की अदालत में, और आज वकला की एक तो हड़ताल थी ये नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। फ्रांस ने जो बदबख्ती और गुस्ताखी की है उस मामले के ऊपर, और फारूक अचनायक साहब आज कहीं पे अपने किसी सुपीरियर कोर्ट में मसरूफ़ थे, इस वजह से आज केस की कार्रवाई नहीं हुई। 2 गवाह नैब के आज आए हुए थे और अदालत ने उनको दोबारा 4 नवंबर को तलब कर लिया है, और 4 नवंबर को आप केस के ऊपर गवाह अपनी गवाही देंगे, और उसके बाद फ़ारूक अचनायक साहब जिरा करेंगे और ये मामला भी मंतकी अंजाम तक जाएगा। तो इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।